Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first class of CAF 1, that is Financial Accounting and Reporting for the upcoming Spring 2026 attempt. आज की इस पहली क्लास के अंदर हम इस सब्जेक्ट का एक डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में क्या है, कैसा है, कितना मुश्किल है, एग्जामिनर की आईकेएप के एग्जामिनर की इस सब्जेक्ट के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, पुरानी स्कीम और नई स्कीम के कंपैरिजन में इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, कौन से नए चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के अंदर ऐड किए गए, कौन से पुराने चैप्टर्स को इस सब्जेक्ट से डिलीट किया गया है, किस तरह से हम इस सब्जेक्ट की तैयारी को लेकर चलें, किस तरह से हम इन चीज़ों को प्रिपेयर करें, किस तरह से चीज़ों को हम कवर करें, कितनी लेवल ऑफ प्रैक्टिस हमें रिक्वायर्ड होगी, कौन सी किताबें हमें इस्तेमाल करनी होगी, कितना हमें डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो कि सब्जेक्ट से पर्टेन करती है वो हम इंशाल्लाह आज के इस सेशन के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए, जो सब्जेक्ट हम देखने लगे हैं दैट इज कैफ 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अब देखें, एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर हु इज टीचिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हु इज टीचिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, एक सीए की जिंदगी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी रेलेवेंस है, आई गेस कि इसके ऊपर बात करना ही फजूल है। क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके नाम में ही अकाउंटेंट आ रहा है। तो ये तो डैम श्योर है कि आपकी इस पूरी क्वालिफिकेशन की जो बुनियाद है ना, वो इस सब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है। मैं सिर्फ कैफ 1 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की। और यही वजह है कि सीए की टोटल जर्नी में जो आप 18-20 पेपर पास करते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा पेपर आप अकाउंटिंग के पढ़ते हो। उसमें सबसे ज्यादा पेपर आप अकाउंटिंग के पढ़ते हो। आपने पीआरसी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखा, आप कैफ ग्रुप ए लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग देखोगे, आप कैफ ग्रुप बी लेवल पे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग देखोगे, आप जब सीए फाइनल में आ जाओगे तो फिर एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखोगे। यानी कि हमारी सीए की जर्नी में जो भी इन टोटालिटी हमने 18-20 पेपर पास करने, उसमें से 4 पेपर जो है वो हमारी अकाउंटिंग के है और हमारे नाम में ही अकाउंटेंट आ रहा है। तो इस सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की फाउंडेशन में अगर मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करूं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फाउंडेशन पिलर है ना, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस सब्जेक्ट को हमने हरगिज सिर्फ इस एंगल से नहीं पढ़ना कि हमने सिर्फ FAR 1 पास कर लेना, दैट्स इट, हमने सिर्फ कैफ 1 का पेपर पास कर लेना, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ये सब्जेक्ट आपका कबर तक साथ दे रहा होगा। यानी कि कैफ 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट, जितनी अच्छी ग्रिप होगी, आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में उतनी अच्छी हेल्प हो रही होगी ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी, आपको सीए फाइनल के एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प हो रही होगी। और एज अ स्टूडेंट जितने अच्छे आप इस अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, उतना ही अच्छा आपको आर्टिकलशिप के अंदर, अपनी फर्म के अंदर या अपनी आर्टिकलशिप में भी हेल्प होगी, उतनी अच्छी आपको रिकॉग्निशन मिल रही होगी। और लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनली भी आप अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे इसी एक सब्जेक्ट की बेसिस पे ग्रो कर रहे होगे, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे होंगे। तो ये सब्जेक्ट समझ ले कि पूरे अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बुनियाद है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो कि आपके इस क्वालिफिकेशन की फील्ड से पर्टेन करता है। और अगेन, इसका एक साइक्लिक इफेक्ट है। फाइनेंस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो कैफ वन अच्छा होगा तो फिर कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, कैफ 6 अच्छा होगा तो फिर सीए फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ओवरऑल अकाउंटिंग अच्छी होगी तो आप प्रोफेशनली भी इस सब्जेक्ट की बेसिस पे अच्छा ग्रो कर रहे होंगे, फिर चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, चाहे आप अपने बिजनेस की तरफ जाएं। अच्छा, हम इस सेशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सब्जेक्ट की सारी मोडालिटीज को कवर करूंगा, ए टू जी सारी चीजों को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, और फिर अपनी सारी बातें कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे, आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन या क्यूरीज होंगी, उन्हें भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल के हवाले से, इस सब्जेक्ट के पासिंग रेशियो के हवाले से। कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो डिफिकल्टी लेवल है या जो पासिंग रेशियो है, वो कैफ के ग्रुप ए के बाकी सब्जेक्ट से बुरा है। वो पूरे कैफ के 8 सब्जेक्ट से बुरा है। यानी कि अगर मैं कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक, चाहे फिर वो ऑडिटिंग हो, चाहे फिर वो लॉ हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, मैं सारे सब्जेक्ट का अगर पासिंग परसेंटेज देखूंगा ना, सबसे बुरा पासिंग परसेंटेज कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। और इसकी 2-3 बुनियादी वजूहत है। पहली वजह तो यह है कि चूंकि आपने पीआरसी लेवल के ऊपर अकाउंटिंग पढ़ी तो है, इंट्रोडक्शन इन अकाउंटिंग का पेपर दिया तो है, लेकिन पीआरसी लेवल के ऊपर जो आपकी इंट्रोडक्शन इन अकाउंटिंग की टेस्टिंग होती है वो एमसीक्यूज बेस्ड होती है। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपने उसमें से कोई एक ऑप्शन पिक करना होता है। लेकिन जब आप
में आओगे, कैफ 1 में आओगे, तो यहाँ पर आपकी टेस्टिंग की दुनिया ही बदल जाएगी। आपसे 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा, जिसमें आपने जनरल एंट्रीज भी बनानी होंगी, जिसमें आपने डिस्क्लोजर्स भी बनाने होंगे, जिसमें आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन भी करना होगा। तो हमारे टेस्टिंग पैटर्न के अंदर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा होगा। यानी हमने पीआरसी लेवल के ऊपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पढ़ी है, बेसिक्स पढ़ी है, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक उसको अटेम्प्ट किया, एमसीक्यूज की हद तक उसकी हमारी टेस्टिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर 100 मार्क के पेपर में हार्डली 10-12 मार्क के एमसीक्यूज होंगे। बाकी 85-90 मार्क आपको डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे के एग्जाम में सॉल्व करना होगा, जिसमें आप डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जनरल एंट्रीज भी देखोगे, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर्स भी देखोगे, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस को एक्सप्लेन भी कर रहे होगे। चूंकि टेस्टिंग का इतना एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा होता है पीआरसी से कैफ 1 के अंदर, तो रिजल्ट बुरा हो जाता है। और फिर पासिंग परसेंटेज या पासिंग रेशियो कम होने की एक और वजह, इंपॉर्टेंट वजह है, जो कि हमें एग्जामिनर कमेंट्स में देखने को मिलेगी जब मैं एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर आऊंगा, दैट इज बेसिक्स। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, चाहे वो किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हो, उसको पास करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए बेसिक्स का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। जो अकाउंटिंग के बेसिक्स होते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे काम करती है, जनरल एंट्री का प्रिंसिपल काम कैसे करता है, डेबिट क्रेडिट किस तरह से होता है, टी अकाउंट किस तरह से बनते हैं, जो अकाउंटिंग की बेसिस है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जब तक कि आपकी बेसिक्स अगर स्ट्रांग ना होना, आप फिर अकाउंटिंग के पेपर में स्ट्रगल करते हो। तो दो बुनियादी वजूहत हैं जो कि सब्जेक्ट के कम पासिंग परसेंटेजेस की वजह। एक तो टेस्टिंग पैटर्न का सिग्निफिकेंट शिफ्ट कि पीआरसी से जब आप कैफ में आए तो आपका टेस्टिंग की दुनिया ही बदल गई। दूसरा, क्योंकि हमने वहां पर एमसीक्यूज की बेसिस पे अकाउंटिंग पास तो कर लिया, लेकिन हमने बेसिक्स के ऊपर काम नहीं किया, हमारी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हमें कैफ 1 के अंदर ही आने वाले अकाउंटिंग के पेपर के अंदर स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। मैंने आपके सामने कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पिछले 10-12 अटेम्प्ट के पासिंग परसेंटेज रखें। 30%, 28%, 28%, 27%, 22%, 25%, 23%, 31, 40, 31। ये पासिंग परसेंटेज अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे ना, तो 26-27% के आसपास बनेगा। इसी के कंपैरिजन में अगर आप कैफ ग्रुप ए के बाकी सब्जेक्ट या कैफ के बाकी सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज देखेंगे, तो 30%, 35%, 33% इसके आसपास आ रहा होगा। जबकि कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पासिंग परसेंटेज है, वो ऑन एन एवरेज बिलो 30% रहा है, और इसकी वजूहत के ऊपर मैंने बात की। अब इसकी क्या वजूहत है, उन गलतियों को कैसे हमने ओवरकम करना है, उन गलतियों को कैसे हमने नहीं करना, दूसरों पास्ट के स्टूडेंट ने, सीनियर स्टूडेंट ने जो गलतियां की, उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उन सारी चीजों पे भी मैं डिटेल डिस्कशन तो करूंगा ही। सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के नए करिकुलम पे आता हूँ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के नए करिकुलम पे आता हूँ। मैं नया करिकुलम, नया नया कोर्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हम स्प्रिंग 2026 की अटेम्प्ट का पेपर देंगे, वो आई कैप की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2025 के तहत पहली कैफ की अटेम्प्ट होने वाली है। यानी कि अब तक ऑटम 2025 तक जो एफएआर का पेपर हुआ, वो पुरानी स्कीम के हिसाब से था। लेकिन स्प्रिंग 2026 में जो ये कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पेपर होगा, वो आई कैप की नई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2025 के तहत होगा। कैफ 1 के कोर्स के अंदर कुछ चेंजेस हैं जो कि आई कैप ने की हैं। कुछ चैप्टर्स को यहां से उठाकर FAR2 या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में शिफ्ट कर दिया। कुछ चैप्टर्स यहाँ पर नए ऐड किए हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि FAR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से उठाकर आई कैप ने कैफ 1 के अंदर इंकॉर्पोरेट किए हैं। कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। कौन से नए चैप्टर्स ऐड किए गए, कौन से चैप्टर्स यहाँ से हटाकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में शिफ्ट किए गए, उन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं अपने ओवरऑल कोर्स का एक बर्ड्स आई व्यू देखूं, तो कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर को 3 ग्रेड में बाफाकेट किया गया। पहली ग्रेड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी वेटेज तकरीबन 30 से 40 मार्क तक की है। सेकंड ग्रेड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज, जिसकी वेटेज 20 से 30 मार्क तक की है। और थर्ड ग्रेड है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट, जिसमें हमारी वेटेज तकरीबन 35 से 40 मार्क की है। और इन टोटलिटी इन तीनों ग्रेड्स में अगर आप देखें, कोई 12, 13, 14 चैप्टर्स हैं जो कि आपके कोर्स का पार्ट बनाए गए हैं। सबसे पहले पहली ग्रेड जिसकी वेटेज है 30 से 40 मार्क्स। देखो, इसमें कोई भी ग्रेड अगर आप देखो ना, तो अच्छी वेटेज दी गई है। 1/3, कहीं पे 30 मार्क, कहीं पे 20 मार्क, कहीं पे 45 मार्क की वेटेज दी गई है। तो किसी भी ग्रिड को आप वीक नहीं छोड़ सकते, कि किसी ग्रिड को आप स्किप नहीं कर सकते कि कोई ग्रिड आप छोड़कर चले जाओ, या किसी ग्रिड के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी ना हो, आपकी चीजों की नॉलेज इतनी अच्छी ना हो। क्योंकि हर ग्रिड को एक अच्छी वेटेज दी गई है।
तो अगर पेपर में आप 70 मार्क का 75 मार्क का अटेम्प्ट करके आते हो किसी एक ग्रेड को छोड़ने की वजह से, आपके पासिंग के चांसेस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे, बल्कि पास ही नहीं होंगे। बड़ा ही जरूरी है कि हमने पूरा कोर्स 100% कवर करना है। और यहाँ पर 100% कोर्स को कवर करने की रेलेवेंस क्यों है, इस पर भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। सबसे पहली ग्रेड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देखें, एज अकाउंटेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ द अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, हमने पीआरसी लेवल पे अकाउंटिंग की बेसिक्स देखी, डेबिट क्रेडिट सीखा, अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी, ट्रायल बैलेंस देखा होगा, जनरल एंट्रीज देखी होंगी, कुछ हद तक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा। वो सारी चीजें बेसिक्स थी। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो भी हम अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हैं, उससे हम इन दी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। और जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो अकॉर्डिंगली कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के यूजर्स को, स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इन टोटालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 5 स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, लेकिन कैफ के इस ग्रिड के अंदर हम इन 5 में से 2 स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे। वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट, एंड द सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। यानी कि जिस भी बिजनेस के, जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर इन टोटालिटी 5 स्टेटमेंट्स आती है, वो 5 स्टेटमेंट कौन कौन सी बताऊंगा। लेकिन उन 5 स्टेटमेंट्स में से जो 2 सबसे अहम स्टेटमेंट है, वन इज बैलेंस शीट एंड द सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों स्टेटमेंट हम इस पहली ग्रिड में बनाना सीख रहे होंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को बनाते कैसे हैं, किस तरह से ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाई जाती है, किस तरह से एसेट्स को एक तरफ, लायबिलिटीज और इक्विटीज को एक तरफ दिखाया जाता है, किस तरह से एसेट्स में करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन होती है, एक कंपनी की, एक बिजनेस की ओवरऑल बैलेंस शीट बनती कैसे है, वो हम इस एरिया में देख रहे होंगे। फिर बैलेंस शीट के बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, किस तरह से सेल्स का नंबर वर्कआउट होता है, किस तरह से सेल्स का नंबर रिपोर्ट होता है, किस तरह से एक्सपेंसेस की प्रेजेंटेशन होती है, और किस तरह से अल्टीमेटली एक बिजनेस का, एक कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ये हम इनकम स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में सीख रहे होंगे। देन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। ये एरिया या ये चैप्टर पूरी अकाउंटिंग की दुनिया की ना फाउंडेशन है, पूरी अकाउंटिंग की दुनिया की फाउंडेशन है। देखो, एक फाउंडेशन तो वो है जो आपने पीआरसी लेवल पे देखी है, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री, टी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें। लेकिन अकाउंटिंग के जितने प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप कैप फन के अंदर और आने वाले वक्तों के अंदर अपनी सीए की जर्नी में कवर करोगे, उनके पीछे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, उनके पीछे बेसिक लॉजिक्स क्या है, उनके पीछे बेसिक रूल्स क्या है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने जो जिक्र किया ना कि मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, तो ये जो अकाउंटिंग के बेसिक जार्गन्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि यार ये सारी चीजें हैं क्या, किस तरह से अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाए गए, जो भी स्टैंडर्ड मेकर थे, जो स्टैंडर्ड्स बनाते, उनके जहन की थिंकिंग क्या थी, ये सारी चीजें आप इस एरिया के अंदर कवर कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द थिंकिंग, व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड मेकिंग ऑल दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। किस तरह से ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, किस तरह से एसेट को रिकॉर्ड, किस तरह से लायबिलिटी को रिकॉर्ड, किस तरह से एक्सपेंस और इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये समझ लें कि पूरे अकाउंटिंग के प्रोफेशन की बुनियाद है, जिसपे पूरी अकाउंटिंग की इमारत एग्जिस्ट करती है। देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी सीए जर्नी 2011 में स्टार्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई किया, 2015 में मेरा सीए क्वालिफाई हो गया था। और उसके बाद फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 10 सालों से सीए के अकाउंटिंग और टैक्सेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जो ये टॉपिक है ना, जब मैं सीए का स्टूडेंट था उस वक्त मैंने पढ़ा, जब मैं सीए का टीचर बना उस वक्त मैंने पढ़ाया। लेकिन जो आईकेप की लास्ट एजुकेशन स्कीम थी, एजुकेशन स्कीम 2021, एजुकेशन स्कीम 2021 में आईकेप ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर्स को आईकेप के कोर्स से डिलीट कर दिया। यानी ये वो सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट था तो मैंने पढ़ा था, जब मैं टीचिंग फील्ड में आया, टीचिंग प्रोफेशन में आया, तो मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। लेकिन जो आईकेप की पुरानी एजुकेशन स्कीम थी, दैट वाज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021, इस स्कीम में आईकेप ने इस चैप्टर को ही डिलीट कर दिया था। यानी आईकेप ने इस चैप्टर को हटा ही दिया था अकाउंटिंग के कोर्स से। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 ईयर्स आईकेप को रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकली इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, प्रैक्टिकली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोबारा से आईकेप ने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम में इस चैप्टर को ऐड किया है। अब देखो उसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे होगा क्या।
जब हम एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है। ट्रायल बैलेंस हमारा आता है जनरल लेजर से। जनरल लेजर हमारे बनते हैं जनरल एंट्रीज वगैरह से, टी अकाउंट्स वगैरह से। लेकिन व्हाट इफ एक कंपनी का रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चोरी हो जाए? व्हाट इफ एक कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आग लग जाए या अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई फ्रॉड हो जाए? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, यानी कि अगर आपके अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके लेजर्स हैं, जो आपके ट्रायल अकाउंट है, जो आपके ट्रायल बैलेंस वगैरह है, खुदा ना खासा उसमें आग लग जाए, वो चोरी हो जाए, वो फ्रॉड हो जाए, कोई चीजें आगे पीछे हो जाए और आपके पास इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट अवेलेबल ना हो, आपके रिकॉर्ड्स ही कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से बैलेंस शीट, किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, ये चीज हम यहाँ पे सीख रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, आपके ऑफिस में आग लग गई, आपके ऑफिस में रिकॉर्ड्स चोरी हो गए, आपके ऑफिस में रिकॉर्ड्स मिसप्लेस हो गए। चूंकि अब सारी चीजें, आजकल तो आईटी का जमाना है, सारी चीजें सिस्टम में होती है, तो बहुत सारी जगहों पर इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, डाटा हमारा चोरी हो जाता है, डाटा हमारा लीक हो जाता है, डाटा हमारा वायरसेस से करप्ट हो जाता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस तरह से बैलेंस शीट, किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, ये हम इस चैप्टर के अंदर देख रहे होंगे। और फिर तीसरा यहाँ पर, चौथा चैप्टर यहाँ पर है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फलाई इदारे हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे फलाई इदारे काम कर रहे हैं, जिसको हमने देखा है, सुना है, जिनका नाम हम बड़ा कॉमनली जानते हैं। एदी फाउंडेशन हो गया, शौकत खानम हॉस्पिटल हो गया, चीपा वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, और बहुत हजारों की तादाद में पाकिस्तान में फलाई इदारे काम कर रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती है, ये बनी होती है सोशल सर्विसेज के लिए। लोगों को फ्री में खाना दिया जा रहा है, लोगों को फ्री में इलाज किया जा रहा है, लोगों को फ्री में तालीम दी जा रही है, ये सोशल कॉज के लिए बनी होती है। इन सोशल कॉजेज से के लिए बनने वाली जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, ये चीज हम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। तो पहली ग्रेड ही हमारे पास यहाँ पर अच्छी खासी हैवी ग्रेड है। बजाय तो देखने में यहाँ पर 4 चैप्टर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 4 चैप्टर्स अपने आप में एक दुनिया है। बैलेंस शीट का बनाना, इनकम स्टेटमेंट का बनाना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बेसिक समझना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी हैवी ग्रेड है, जिसमें हमारे कोर्स का तकरीबन 30 to 40 आवर्स लग रहे होंगे। देन हमारे कोर्स में सेकंड ग्रेड है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि एज अकाउंटेंट हमारा काम होता है कि हम कंपनीज के, हम बिजनेसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन टोटलिटी 5 तरह की स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, जिससे हमने यहाँ पे देखा। इन दो स्टेटमेंट्स के अलावा दो और स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं, ये यहाँ पर हम सीख रहे होंगे कि हम एक बिजनेस की, एक कंपनी की चेंजेस इन इक्विटी की स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस तरह से बनाते हैं। ये दो चैप्टर्स हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चैप्टर है, दैट इज IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड करेक्शन ऑफ एरर। इस चैप्टर में बेसिकली ये है कि अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज आए, फॉर एग्जाम्पल आपने PRC में पढ़ा है कि इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए हमारे पास फीफो मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है। लेकिन व्हाट इफ कि मैं फीफो मेथड यूज करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इन्वेंट्री को फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे लेकर आ जाऊं। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी को ही चेंज कर दिया। पहले हम इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे मेजर कर रहे थे, अब हम वेटेड एवरेज मेथड पे मेजर करना चाहते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर चेंज आता है तो उससे कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है, ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसी तरह अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर। व्हाट इफ कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे पिछले सालों में, उसके अंदर कोई गलती रह गई हो और वो पिछले सालों में पता ना चला, अब अगर पता चल रहा है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती रह गई है, तो उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, ये चीज हम यहाँ देख रहे होंगे। तो ये रिलेटिवली छोटी ग्रेड है, मार्क्स के लिहाज से भी, चैप्टर्स के लिहाज से भी, और कवरेज के लिहाज से भी। यहाँ पे हमारे तकरीबन 15-20 घंटे इस ग्रेड पे लग रहे होंगे। देन हमारे कोर्स की तीसरी मेजर ग्रेड है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट। ये हमारे कोर्स का सबसे जॉइंट एरिया है, जिसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम भी लगाना है, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड्स, सबसे ज्यादा चैप्टर्स भी कवर करने हैं। एक तो मेजर स्टैंडर्ड है IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड रिकमेंड। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लान एंड रिकमेंड का स्टैंडर्ड आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमने PRC में भी पढ़ा है, हमने तो PRC में भी फिक्स एसेट रिकॉर्ड किए थे, हमने तो PRC में भी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट की थी। PRC पे आपने IS 16 का सिर्फ 30 to 40% एरिया कवर किया है,
आपने सिर्फ एसेट को रिकॉर्ड करना और उसकी डेप्रिसिएशन के मामला देखें। लेकिन इस लेवल के ऊपर, कैफ लेवल के ऊपर, आप अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिटेल में कवर करोगे। डेप्रिसिएशन के मल्टीपल मेथड सीखोगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना है वो सीखोगे, सब्सिक्वेंटली एसेट को मेजर कैसे किया जाता है, जिसमें कॉस्ट मॉडल होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल होता है, ये सारी चीजें सीखोगे। और इंपॉर्टेंट चीज आपने पीआरसी में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, अगर आप खाली इनके नाम को ही कंपेयर करें ना, अकाउंटिंग तो आपने पहले भी पढ़ी थी, अकाउंटिंग आप अभी भी पढ़ रहे हो, लेकिन अब एक एडिशनल चीज क्या है, दिस इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब यह है कि मैंने एक चीज अकाउंट फॉर तो कर ली, मैंने डबल एंट्री रिकॉर्ड कर ली, मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया, मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया, मैंने बैलेंस शीट पीएनएल बना लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो चीजें मैं अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कैसे करूंगा, प्रेजेंट कैसे करूंगा, डिस्क्लोज कैसे करूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरह से शेयर होल्डर्स को, किस तरह से यूजर्स को रिपोर्ट करना है, ये एक्चुअली आप इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हो। और स्टार्ट करने वाले हो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप कैफ 1 में भी रिपोर्टिंग पढ़ोगे, कैफ 6 में भी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ोगे, सीए फाइनल में भी एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे। यानी अकाउंटिंग के साथ साथ उसे रिपोर्ट कैसे करना है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, उसे डिस्क्लोज किस तरह से करना है, ये चीज आप अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। पीआरसी लेवल पे सिर्फ आपने अकाउंटिंग करना सीखा था, उसकी रिपोर्टिंग नहीं सीखी थी। अब आपकी जिंदगी में रिपोर्टिंग का पहलू भी एंटर होने लगा है। तो ये जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया, जिसका कुछ हिस्सा आपने ऑलरेडी पीआरसी में कवर किया है, लेकिन यहाँ पर इसको आप मजीद डेप्थ में, मजीद डिटेल, मजीद एडवांस चीजें कवर करोगे। और इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आप IAS 16 का डिस्क्लोजर बनाना सीखोगे, कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IAS 16 का डिस्क्लोजर कैसे बनाया जाता है, उसको नोट्स में प्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसके अलावा ये दो चार स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वैसे तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये लार्जली इसी से पर्टेन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, हमारे एसेट्स की अगर इम्पेयरमेंट हो, इम्पेयरमेंट को कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट दी जाए, कोई असिस्टेंस की जाए, कोई रेमेडी, कोई रिबेट दिया जाए, उसे कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। बोरिंग कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, अगली क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट है। ये सारे नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि इसी से पर्टेन करते हैं, इसी की एक सब कैटेगरी है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। अगेन ये भी स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि काफी मुश्किल है या टेक्निकल है, प्रैक्टिस भी मांगते हैं, कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड भी मांगते हैं, एग्जाम में भी टेस्ट होता है। और ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स और IAS 41 एग्रीकल्चर। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने फिक्स एसेट्स इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट जिनकी फिजिकल सब्सटेंस हो, जैसे ये आईपैड हो गया, जैसे ये कैमरा हो गया, जैसे ये लैपटॉप हो गया, जैसे मेरा मोबाइल हो गया। ये सारे वो एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी फिजिकल सब्सटेंस है। तो फिजिकल सब्सटेंस जिन एसेट्स की हैं उनको तो हम नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। लेकिन एक बिजनेस की जिंदगी में, एक कंपनी की जिंदगी में बहुत सारे एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, हमने कोई लाइसेंस एग्रीमेंट किया, हमने कोई कॉपीराइट एग्रीमेंट किया, हमने कोई फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया। तो ये जो इस तरह की आप इंटेंजिबल्स या इस तरह की आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज खरीदते हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो, दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल्स, दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर लेट से मैं कोई सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है। मैं कोई लाइसेंस खरीदता हूँ, इसकी कोई फिजिकल एग्रीमेंट, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। मैं कोई कॉपीराइट करता हूँ, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। इस तरह के एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड है IAS 41 एग्रीकल्चर। देखिए हमारी इकोनॉमी, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमीज पे बेस करते हैं। तो अब एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग इतनी सिंपल नहीं है जिस तरह से नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग की जाती है। भाई फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डेयरी फार्म खोला हुआ है और डेयरी फार्म में आपने एक काव पाली हुई है और वो काव एक बच्चा दे देती है, तो वो जो नया बच्चा आया, जो भी
बछड़ा या क्या कहते हैं उसे, कट्टू, वो तो आपने खरीदा तो नहीं है, वो तो पैदा हुआ है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? या आपने फॉर एग्जांपल कि मुर्गियां पाली भी और जो कि अंडे देती है, तो वो अंडे आपने खरीदे तो नहीं है, वो तो मुर्गियों ने दिए हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? या फॉर एग्जांपल आपने बागात लगाए हुए एप्पल के, बहुत सारे सेब के दरख्त लगाए हुए हैं, तो वहां जो एप्पल या सेब ग्रो हो रहे हैं वो आपने खरीदे तो नहीं है, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? और फिर ये एक ऐसी चीज है जो कि सेम नहीं रहती, बार बार चेंज होती रहती है। यानी अगर आपके पास कोई मवेशी है, कोई जानवर है, गाय बकरा, इस तरह की चीज है, तो ये वक्त के साथ साथ ग्रो होते रहते हैं। आपके पास कोई फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह, तो इनकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है, ये काफी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इनके अकाउंटिंग के लिए पूरी एक अलग दुनिया है जो हम IS 41 एग्रीकल्चर के अंदर कवर कर रहे हो। तो ये हमारे कोर्स का ओवरऑल एक मैंने बर्ड्स आई व्यू आपके सामने प्रेजेंट किया है। 3 ग्रिड्स में मेजरली हमारे ये कोर्स डिवाइड हुआ हुआ है। कोई भी ग्रिड मैं ये नहीं कहूंगा कि लेस इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ग्रिड को आपने प्रॉपरली कवर करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता यहाँ पे। किसी एक ग्रिड को छोड़ के या इवन किसी एक चैप्टर को छोड़कर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर अपेयर हो। क्योंकि एक तो ग्रिड की वेटेज अगर देखें, तो किसी ग्रिड को छोड़ना यानी कि पेपर 60-70 मार्क का अटेम्प्ट करना, और 60-70 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा। और किसी चैप्टर को छोड़ना भी यहाँ पर बड़ा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैश फ्लोज छोड़ दिया, अब फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो से 20 मार्क का सवाल आ गया, आप फंस जाएंगे। आपने I16 छोड़ दिया और I16 से 20 मार्क का सवाल आ गया, आप फंस जाएंगे। आपने NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दिया, उससे 20 मार्क का सवाल आ गया, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ग्रेड्स भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चैप्टर की सिलेक्टिव स्टडी या कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि क्या इस सब्जेक्ट में नया ऐड हुआ है, क्या इस सब्जेक्ट से डिलीट हुआ है। लेकिन ये तो मैंने आपके सामने नया कोर्स रखा ना, लेकिन इस कोर्स के अंदर नए चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो इस कोर्स के अंदर 4 चैप्टर्स हैं जो कि नए ऐड किए गए। 4 चैप्टर्स हैं जो कि नए ऐड किए गए हैं, जो पहले कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 में नहीं कवर करवाए जाते थे। एक है IS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। एक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक है IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, और एक है IS 41 एग्रीकल्चर। ये 4 चैप्टर्स वो हैं, ये 4 चैप्टर्स वो है जो कि ऑटम 2025 के अटेम्प्ट तक कैफ 1 पे कवर नहीं करवाए जाते थे। देखो इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 में ICAP ने डिलीट कर दिया था। लेकिन फिर जब इसको समझ आया कि ये चैप्टर रेलिवेंट है, प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, ICAP ने दोबारा से इसे कैफ 1 का पार्ट बनाया। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, IS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IS 38 इंटेंजिबल्स, और IS 41 एग्रीकल्चर, ये 3 चैप्टर्स पुरानी स्कीम में FAR 2 में पढ़ाए जाते थे। ये 3 चैप्टर्स पुरानी स्कीम में FAR 2 में पढ़ाए जाते थे। नई स्कीम में इन्हें FAR 2 से निकालकर FAR 1 का पार्ट बना दिया गया है। नई स्कीम में इन्हें FAR 2 से निकालकर FAR 1 के कोर्स का पार्ट बनाया। तो सर नई स्कीम में ICAP ने सिर्फ कोर्स बढ़ाया है, कोर्स कम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 चैप्टर्स और हुआ करते थे। एक था IS 33 और एक था रेशियो एनालिसिस। ये दो चैप्टर्स ICAP ने कैफ 1 से निकालकर कैफ 6 में मूव कर दी। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑटम 2025 तक अगर कोई स्टूडेंट ने पढ़ा है तो उन्होंने ये 2 चैप्टर्स भी पढ़े होंगे। लेकिन अब नई स्कीम में इन 2 चैप्टर्स को कैफ 1 से निकालकर कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में शिफ्ट कर दिया। अफेक्टिवली ICAP ने 2 चैप्टर्स निकाले और 4 चैप्टर्स ऐड किए, यानी कि 2 एडिशनल चैप्टर्स आपके कोर्स का पार्ट बनाए हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं कि सर हमने इस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है, इस सब्जेक्ट की क्या ऐसी बातें हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या ट्रिक्स टिप्स हैं जो कि हम डे 1 से अगर अपने पास रखें तो हम इस सब्जेक्ट में बआसानी सिक्योर कर सके, बआसानी सब्जेक्ट को पास कर सके। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ये कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने 2011 में CA की जर्नी स्टार्ट की, 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह CA क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्लाह ताला ने सारे पेपर क्लियर किए। 2015 से लेकर 2025 आज आ गया, या 26 अब एंटर होने वाले हैं। इसलिए 9-10 सालों से CA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इस 12-15 सालों की जर्नी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सीखी हैं अपने टीचर से,
अपने कुलीग से, अपने बैचमेट से, अपने सीनियर से और आप लोगों से, अपने सारे स्टूडेंट से। ज़ाहिर है कि एक टीचर जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो सिर्फ बच्चे नहीं सीख रहे होते, टीचर भी बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा होता है, टीचर भी बहुत सारी नई-नई चीज़ें वहाँ पे सीख रहा होता है। तो इस 12-15 साल की जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने जो है ना एजुकेशन प्रोफ़ेशन में रहते हुए सीखी है। इसके अलावा मैंने अपनी आर्टिकल्स की पीएमजी तासीर आदि से की, दैट इज़ वन ऑफ द बिग 4 फर्म। आर्टिकल्स के बाद 6 साल केपीएमजी में काम किया। केपीएमजी के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिसेस 2020 में स्टार्ट की, तो पिछले 9-10 सालों से एक प्रोफेशनल जर्नी भी चल रही है। तो इस प्रोफेशनल जर्नी में ऑब्वियसली जो काम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ें मैं प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपने जो भी मेरी कंपनीज़ या डिफरेंट तरह के बिज़नेसेस हैं, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में, जिनकी मैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन देखता हूँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, वहाँ से बहुत सारा एक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र आ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों में जो सब कुछ मैंने अब तक सीखा, मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर डिलीवर करूँ, ताकि सिर्फ़ बुकिश नॉलेज आप तक प्रोवाइड नहीं की जाए, बल्कि चीज़ों की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल सेंस भी क्रिएट किया जाए। ताकि सिर्फ़ आपका ये सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इस सब्जेक्ट की ही इतनी अच्छी फाउंडेशन हो कि इंशाल्लाह हमें कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में मुश्किल ना हो। इंशाल्लाह हम जब सीए फाइनल में आए तो हमारी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग हो, और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो, तो हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, एक अच्छा अकाउंटिंग का बेस होना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सेल कर सकें। तो यहाँ पर होशियार समझदारी तो इसमें है कि इंसान जो भी गलतियां करे उससे सीखे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है और गलतियों से सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। लेकिन होशियारी कहें या समझदारी से नेक्स्ट लेवल का है, वो ये है कि इंसान दूसरों की गलतियों से सीखे। यानी जो एक चीज़ तो ये है कि मैंने कोई एरर किया, मैंने कोई गलती की, मैं उससे सीखूंगा। लेकिन अगर मैं किसी और को देख रहा हूँ कि उसने एक गलती की है और मुझे समझ आ रहा है कि इसका अंजाम बुरा होने वाला है, तो ज़्यादा समझदारी तो ये है ना कि मैं उसकी गलती से सीखूं। तो हमारे लिए भी यहाँ पर जो रास्ता दिखाने के लिए ना, वो यही है कि हम सिंपली ये देखें कि यार आज से पहले जिन लोगों ने ये पेपर दिया, उन लोगों में से जो पेपर पास ना कर सके, जो फेल हो गए, उन्होंने क्या गलतियां की। यानी कि मैंने आपके सामने अगर इसका रिजल्ट रखा है, 30% बच्चों ने पेपर पास किया, तो 70% बच्चों ने पेपर फेल भी तो किया है। 28% बच्चों ने पेपर पास किया, तो 72% बच्चों ने पेपर फेल भी तो किया है। तो वो जो फेलियर्स थे, जिन्होंने ये पेपर पास नहीं किया, फेल किया, उन्होंने क्या गलतियां की। और इस चीज के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं। या तो हम अपने सीनियर स्टूडेंट से काउंसलिंग लें। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आना जाना करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स मिलेंगे। आप उनसे रेगुलरली डिस्कशन किया करें कि यार आपने ये सब्जेक्ट पास किया तो आपने क्या चीज़ की थी, आपने अगर ये सब्जेक्ट फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ था। तो सीनियर से डिस्कस करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या अच्छी चीज़ें की। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं भी अपनी क्लासेस में आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये चीज़ें सीखनी। और दूसरा तरीका होता है एग्जामिनर कमेंट। दूसरा तरीका होता है इन चीज़ों को समझने का, एग्जामिनर कमेंट। देखिए एग्जामिनर कमेंट क्या है। हर 6 महीने बाद हमारे पास कैफ के एग्जाम होते हैं। कैफ के एग्जाम के 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के हफ्ते 10 दिन के बाद आई कैप उस अटेम्प्ट की पेपर का सोल्यूशन अपनी वेबसाइट पे डाल देता है कि भाई ये जो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर हुआ था, इसका सोल्यूशन ये है। और सोल्यूशन के साथ साथ आई कैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट इस्तेमाल ही नहीं करते, और जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज एग्जामिनर कमेंट्स। यानी जो भी अटेम्प्ट गुजरती है ना, उस अटेम्प्ट के चेकर ने जो आंसर कॉपीज चेक की होती है, वो अपने कमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि इस अटेम्प्ट में क्या फीडबैक है, इस अटेम्प्ट में कैसी परफॉर्मेंस थी, इस अटेम्प्ट में जो बुरी परफॉर्मेंस थी उनके रीजंस क्या है। एग्जामिनर कमेंट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि यार आपसे पहले जिन लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया, वो क्यों फेल हुए, उन्होंने क्या गलतियां की, उनकी प्रिपरेशन में, उनके एग्जाम में क्या फ्लॉज थे। और ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि आप उनकी गलतियों को देखकर उनसे सीख सको और वो गलतियां अपने एग्जाम में रिपीट ना करो। तो हम सारे एग्जामिनर कमेंट्स तो नहीं, लेकिन हम 2-3 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स आपके सामने रीड करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए, सब्जेक्ट को एक्सेल करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आप गलतियां कर सकते हो, जो कि आपने केयरफुल रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्प्रिंग 25, देखिए यहाँ पर ऑटम 25 का कमेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑटम 25 का तो पेपर ही अभी हुआ है ना, अभी तो उसका रिजल्ट आना है, फिर एग्जामिनर कमेंट बाद में आएंगे। लेकिन लेटेस्ट एग्जामिनर कमेंट हमारे पास स्प्रिंग 25 के अटेम्प्ट के हैं। क्या कहता है, द करंट रिजल्ट ऑफ 30% रिफ्लेक्ट मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट। क्योंकि ऑटम 24 में रिजल्ट 28% था, स्प्रिंग 25 में रिजल्ट 30% हो गया, तो 2% से रिजल्ट बेहतर हुआ, तो इसलिए इसने कहा कि मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट है। लेकिन मसला क्या है, मसला है
इनकम्प्लीट एंड सेलेक्टिव ऑपरेशन, इनकम्प्लीट एंड सेलेक्टिव प्रिपरेशन। मसला क्या है? वीकनेस इन प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम टेक्निक्स, disorganized answers, excessive or unnecessary workings, and ineffective time management. अगेन इसने जनरल बातें नहीं की, ये बड़ी इसने स्पेसिफिक बात की है। ये जो आपसे पहले बच्चों ने पेपर दिया और फेल किया, उनके इन्होंने मसले बताए कि उनके पेपरों के अंदर ये मसले थे कि वो सिलेक्टिव स्टडी करके आए थे, उनकी टाइम मैनेजमेंट पुअर थी, उन्होंने डिसऑर्गेनाइज्ड आंसर प्रेजेंट किए, इनकी प्रेजेंटेशन ही क्लियर नहीं थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हमारे पास टोटल एफएआर के कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। अगर आप कैफ 1 का पेपर देखोगे ना, तो ये पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आते हैं, सेक्शन बी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन स्टिल सेक्शन ए सेक्शन बी को मिला जुला करना आईकेप का एग्जामिनर 8 9 नहीं बल्कि 9 से 10 क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। आईकेप के एग्जाम में, कैफ 1 के एग्जाम में आपको 8 से 9 या 9 से 10 सवाल आसानी मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर 14 चैप्टर्स हमारे कोर्स में है और 14 में से लेट से 9 सवाल भी हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो आईकेप के पास बड़ा अच्छा मार्जिन है कि वो सारे चैप्टर्स को कवर कर लेते। और आईकेप एक और चालाकी भी ये करता है, आईकेप ये नहीं करता कि एक सवाल में सिर्फ एक चैप्टर टेस्ट हो रहा है। आईकेप ये भी करता है कि एक सवाल में 3 चैप्टर से चीजें टेस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जनरली एक सवाल होता है नॉन करंट एसिड का, उस सवाल के अंदर IS-16 भी टेस्ट हो जाता है, IS-20 भी टेस्ट हो जाता है, IS-23 भी टेस्ट हो जाता है, IS-40 भी टेस्ट हो जाता है। यानी एक ही सवाल में उसने 2 3 चैप्टर्स मिलाकर टेस्ट कर लिए। आईकेप का एग्जामिनर बआसानी इस 9-10 चैप्टर के अंदर पूरा कोर्स ही टेस्ट कर लेता है। और अगर कोई स्टैंडर्ड या कोई चैप्टर ऐसा है जिसपे अगर अलग सवाल नहीं भी बनाया तो उस पर एमसीक्यू टेस्ट हो जाता है, उस पर 2 3 एमसीक्यूज पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपके पास सेलेक्टिव स्टडीज का मार्जिन ही नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ पर आपको सेलेक्टिव स्टडीज हरगिज रिकमेंडेड ही नहीं है। आपने 100% कोर्स कवर करके ही अपने एग्जाम में उतरना है, ताकि 100 मार्क के पेपर में से पूरे 100 मार्क आपको आते हो। 100 मार्क अटेम्प्ट करोगे तो फिर चांसेस है कि आप 70-80% चीजें सही करोगे, 50 मार्क्स सिक्योर कर सकोगे। तो यहाँ पे सेलेक्टिव स्टडीज का कोई मार्जिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 टॉपिक्स हैं, 9 सवाल एग्जामिनर ने पूछने हैं, हर सवाल पे, हर चैप्टर पे एक सवाल भी बनाए तो वो 9 चैप्टर्स तो कवर कर सकता है। लेकिन एग्जामिनर और डेढ़ होशियार है। एग्जामिनर क्या करता है, एक ही सवाल में 2 3 स्टैंडर्ड एक साथ पूछ लेता है, तो वो किसी ना किसी वे में 14 के 14 स्टैंडर्ड टेस्ट कर लेता है। हाँ, एक आधा स्टैंडर्ड हो सकता है छूट जाए, लेकिन स्टिल 14 में से 12-13 स्टैंडर्ड तो वो टेस्ट कर ही लेगा। और जो स्टैंडर्ड सेपरेट क्वेश्चन की फॉर्म में टेस्ट ना भी कर सका, उसके ऊपर 2 3 एमसीक्यूज पूछ लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टिव स्टडीज का हरगिज मार्जिन नहीं है। तो अभी तो मैंने सिर्फ पहला एग्जामिनर कमेंट आपके सामने पढ़ा है, लेकिन जब मैं 2 3 अटेम्प्ट के पढ़ूंगा ना, ये सिलेक्टिव स्टडीज वाली बात आपको बार बार नजर आएगी। और एक को पता कैसे चलता है कि सिलेक्टिव स्टडी की है? एक को सिंपली ऐसे पता चल जाता है कि अगर एक अटेम्प्ट में एक सवाल बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो का सवाल अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो एक को पता चल गया ना कि कैश फ्लो बच्चे छोड़ कर आए, कैश फ्लो की तैयारी नहीं की, या कोई एक टॉपिक के ऊपर सवाल बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आईक्यू को समझ आ जाता है कि हाँ ये टॉपिक बच्चों ने छोड़ा हुआ, इसलिए तो उसका सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। तो यहाँ पर सेलेक्टिव स्टडीज का कोई मार्जिन नहीं है। आपने 100% कोर्स, मतलब अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं 100% कोर्स कंप्लीट करके ही, प्रिपेयर करके ही इस सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए जाऊंगा। और फिर प्रेजेंटेशन, वीकनेस, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्किंग्स, इसका क्या मतलब है? देखें, एक चीज मैं समझूं ये अलग बात है, और वो चीज मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं ये अलग बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं होते, क्योंकि वो समझते बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो लोगों को समझा ना पाते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को समझा लेते हैं, लेकिन उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता। ऐसे भी लोग देखे मैंने, जिनको खुद इतना अच्छा नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन एक्सप्लेन बड़ा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मसला होता है कि चीजों को खुद तो समझ आ जाता, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना, आर्टिकुलेट करना, एक्सप्रेस करना नहीं आता। और यही मसला हमें एग्जाम में भी फेस करने को मिलता है कि बहुत सारी जगहों पर हमें समझ आ रहा होता है कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एसेट है, कैसे लाइबिलिटी है, कैसे रिकॉर्ड करना है, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं किया, एग्जामिनर को सोल्यूशन प्लेट में रखकर नहीं दिया,
एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपने कितनी क्लासेस ली हैं और आपने कितनी प्रैक्टिस की है। एग्जामिनर तो आपको सिर्फ आपकी आंसर कॉपी से जज कर रहा है ना। एग्जामिनर के सामने आप एक्चुअली तो नहीं बैठे, वो तो आपकी आंसर कॉपी को देखकर अंदाजा लगा रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो भले आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हो, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं किया, अपनी कॉपी के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, माइट बी चांसेस कि आपका पेपर रुक जाए। तो हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे काम करना है। यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट है ही रिपोर्टिंग का, यानी कि चीज़ों को रिपोर्ट करना सीखना है, चीज़ों को प्रेजेंट करना सीखना है, चीज़ों को डिस्क्लोज करना सीखना है। तो प्रेजेंटेशन इज द की। और अगेन, जब प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे तो आंसर्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, कैसे प्रॉपर्ली वर्किंग्स को प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रॉपर्ली वर्किंग्स को रेफर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर आने वाले वक्तों में सीखेंगे। इनफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया ना कि पीआरसी लेवल पे आपने एमसीक्यूज दिए थे, 4 में से कोई एक एमसीक्यू का जवाब सही होता था तो टिक लगाना होता था। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर होगी तो पेपर पूरा नहीं होगा, पेपर पूरा नहीं होगा तो पास होने के चांसेस कम होते जाएंगे। अब इसका क्या तरीका है? इसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप अपने कोर्स की प्रिपरेशन करें। वंस जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर ईयरली पास पेपर्स को सॉल्व करें। यानी आपने अपने आप को किसी लाइब्रेरी में या किसी रूम में आइसोलेट कर दिया, 3 घंटे का, 3.25 घंटे का टाइमर लगाया और पूरा पेपर सॉल्व किया। जब आप ये करोगे ना, बिलीव मी, पहली बारी में आप 100 मार्क का पेपर कर ही नहीं पाओगे 3 घंटे में। शायद जब आप पहली बार करोगे तो 3 घंटे में 70 मार्क का पेपर सॉल्व करोगे। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो पहला 70 मार्क का करोगे, दूसरा 75 मार्क का करोगे, तीसरा 80 मार्क का करोगे, और एक टाइम आएगा 3 4 5 अटेम्प्ट के पेपर्स को प्रैक्टिस करने के बाद कि आप 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओ। लेकिन दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप को इस सिनेरियो से गुजारोगे नहीं, तो फिर डायरेक्ट एग्जाम में ही आपकी टेस्टिंग हो रही होगी। हमने एग्जाम से पहले इसके लिए क्या करना है? जो भी इंस्टीट्यूट के मॉक क्विजेस, मॉक्स वगैरह कंडक्ट होंगे, उनको अटेम्प्ट करना है। इससे होगा क्या कि हमें पता चलेगा कि हम टाइम प्रेशर में कितना अच्छा सॉल्व कर पाते हैं, कितना अच्छा मैनेज कर पाते हैं। और जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमने ईयरली पास पेपर्स को 3 3 घंटे का टाइम स्लॉट बुक करके या टाइम स्लॉट लॉक करके अटेम्प्ट करना है, ताकि हम अपनी स्पीड बढ़ा सके कि 3 घंटे में हमने मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करना है। एक दो अटेम्प्ट और पड़ता है। कहता है स्टूडेंट showed a notably lower passing rate of 21% compared to 30% for those who passed introduction to accounting paper। अच्छा, ये क्या कह रहा है? मैं रीड करके नहीं, आपको वैसे ही समझाता हूँ। ठीक है, ये जो रिजल्ट इतना बुरा है ना, इसकी एक वजह और भी है। हुआ ये था कि जब आईकेएप की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2022 में 2021 की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2022 में एप्लीकेबल हुई थी ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर बगैर पढ़े एग्जाम्ड हो गया था। एक्चुअली पहले इंट्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग का पेपर कैफ लेवल पे होता था, फिर नई स्कीम में उसको पीआरसी लेवल पे लेकर चले गए। तो एक लॉट बच्चों का ऐसा आया था जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा ही नहीं था, और स्कीम चेंज होने की वजह से उनका पेपर एग्जाम्ड हो गया था। और वो डायरेक्टली आकर कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ते थे। यानी उनकी बेस ही नहीं बनी हुई और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। इस वजह से परसेंटेजेस ऑफ द पासिंग परसेंटेज काफी कम है। और अब बाद में या डिटेल में रीड करेंगे ना, आपको हर टाइम में ये बात मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा ही नहीं था, तो इस वजह से उनकी बेस स्ट्रांग नहीं थी, तो उनका रिजल्ट बहुत बुरा आया। तो बेस इज द की, आपने बेसिक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करना है। और क्या मसला है? सेलेक्टिव स्टडी वॉज अपेरेंट, lack of organization making it difficult to award partial marks for incorrect amount as there were no trial of calculations। again, selective study की बात की जो हमने पहले भी देखा था, डिसऑर्गेनाइज्ड आंसर की बात की, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जो हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस की। यानी सेम एरर हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं। तो बेहतर है ना कि हम इन गलतियों से सीखें और इन गलतियों पे काम करें, ताकि हम ये गलतियां अपनी अटेम्प्ट में ना करके आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्च 26 के अटेम्प्ट में अपना ये पेपर पास करें। एक और अटेम्प्ट देखूं, वही बात कि जिनकी बेसिक्स वीक थी उनको स्ट्रगल करने को मिला, जिनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम था उनका रिजल्ट लोअर है। और यहाँ पे कह रहा है कि इन सवालों में जो है ना, इतने इतने परसेंट बच्चों ने मार्क्स सिक्योर किए, यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि सेल्फ स्टडीज की थी। ये वो सवाल थे कुछ जिसपे इतने परसेंट बच्चों ने सिर्फ अटेम्प्ट किया, तो इसका मतलब है बाकी बच्चों ने सब सवालों की प्रिपरेशन ही नहीं की थी, सेलेक्टिव स्टडीज करके आए थे। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर, ऑलरेडी ड्राइव पे तो अवेलेबल है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, जहाँ पर इन एग्जामिनर कमेंट्स को एक दफा रीड जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको ये अंदाजा होगा
कि पास में लोगों ने क्या गलतियां की है और हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। अब आते हैं कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपको ये कोर्स कैसे कवर करवाया जाएगा, या आने वाले 3.5-4 महीनों में आपकी कोर्स की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, आपकी स्टडी जर्नी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आप इस कोर्स को लेकर चल रहे होंगे। देखें, F1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सबसे पहले तो हमने ये ओरिएंटेशन सेशन देखा, जिससे हमें ओवरऑल इस सेशन का एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है और इसको किस तरह से लेके चलें। इसके बाद आपने सब्जेक्ट का स्मार्ट स्टडी प्लान देखना है। तो स्मार्ट स्टडी प्लान क्या है? सर, स्मार्ट स्टडी प्लान एक प्लानर है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि आने वाले 3.5-4 महीनों के लिए आपकी स्टडी जर्नी का आपको पाथ प्रोवाइड करेगा, आपको रास्ता प्रोवाइड करेगा, आपको बताएगा, आपको मैनेज करके देगा कि किस तरीके से हमने आने वाले 3.5-4 महीने में इस कोर्स को प्रिपेयर करना है। जैसे स्मार्ट स्टडी प्लान के अंदर आपके पास वीकली टारगेट्स आ रहे हैं कि हर हफ्ते हर दिन आपने कौन सा लेक्चर कवर करना है, हर हफ्ते आपने कौन से चैप्टर कवर करना है, हर हफ्ते आपने कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, हर हफ्ते आपने कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, और हर हफ्ते के एंड में आपका कौन से चैप्टर का मॉक कंडक्ट किया जाएगा। यानी पूरे अगले 3.5-4 महीनों की आपकी जर्नी डिसाइडेड है कि आपने इस जर्नी को फॉलो करते हुए अपने कोर्स को एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में कंप्लीट करना है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? नंबर 1, पहले तो आपने डेली कम से कम 2.5 से 3 घंटे कैफ वन को देना है। देखिए, कैफ वन हो, कैफ टू हो, या कैफ का कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये समझता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट को, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि पब्लिक एट लार्ज एवरेज है। जो बहुत तेज लड़के हैं वो थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, जो बहुत स्लो है उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट को डेली बेसिस पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देने चाहिए। यानी कि अगर आप 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं तो आपको 7.5-8 घंटे पढ़ना है। अगर आप 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा पढ़ना है, लेकिन डेली बेसिस पे आपको एक सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। तो जाके आने वाले 3.5-4 महीनों में आप ये सब्जेक्ट अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि आसानी से पास कर लो। अब इस 2.5 से 3 घंटे को आप यूं ब्रेक कर सकते हो कि पहला 1 घंटा चीजों को रिवाइज करें। यानी जो चीज हमने कल पढ़ी उसका रिवीजन, जो चीज हमने पिछले 1 हफ्ते में पढ़ी उसका रिवीजन, जो चीज हमने पिछले 1 महीने में पढ़ी उसका रिवीजन। डेली बेसिस पे अपने रिवीजन को साथ साथ करना है। हर दिन पढ़ने से पहले हम पुराना रिवाइज करेंगे, 1 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, 1 हफ्ते पहले का। डेली बेसिस पे आपने 1/3 ऑफ द टाइम, 3 घंटे में से 1 घंटे अपने रिवीजन को देने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा चीजों को आप रिवाइज करेंगे, जितना बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे, चीजें समझ भी उतने अच्छे से आएंगी और चीजें रिटेन भी उतने अच्छे से हो रही होंगी। देन 1 घंटा आपने न्यू लेक्चर्स कवर करना है। 1 घंटा आपने न्यू लेक्चर्स कवर करना है। देखिए, कैफमन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो कोर्स है ना, वो लगभग 90 to 100 आवर्स का है। यानी कि अगर मैं डेली बेसिस पे सिर्फ 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूं तो अगले 3 महीनों में मैं इस कोर्स के लेक्चर से जान छुड़ा सकता हूँ, इस कोर्स के लेक्चर्स कवर कर सकता हूँ। लेकिन चले मान लेते हैं कि कभी आपको शादी में जाना है, कभी आपकी तबीयत खराब है, कभी आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कभी कोई और इवेंट आ जाता है, तो भी आसानी मैं समझता हूँ कि 3.5-4 महीने में तो 90 आवर्स के लेक्चर्स कंप्लीट हो सकते हैं, आसानी हो सकता है। सिर्फ डेली 1 घंटे का लेक्चर कवर करो तो 3 महीने में कोर्स खत्म हो सकता है। मतलब फिर भी आपके पास 3.5-4 महीने का टाइम है। अगर आप टारगेट करते हैं कि जनवरी के एंड तक मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपके पास 3.5-4 महीने है। आप आसानी इन 120 डेज के अंदर 90 आवर्स के लेक्चर्स कवर कर सकते हो। और इन लेक्चर्स में ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं या सिर्फ प्रैक्टिस है, इन लेक्चर्स में दोनों चीज़ है। कॉन्सेप्ट भी 90 आवर्स में कवर्ड है, प्रैक्टिस भी 90 आवर्स में कवर्ड है। और ये भी नहीं है कि ये कोई समरी है या सिर्फ इंपॉर्टेंट है। दिस इज एवरीथिंग। आपके कैफ वन के कोर्स के अंदर जितना मटेरियल है, जितने कंटेंट है, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितने पास पेपर के क्वेश्चन है, सब कुछ इस 90 आवर्स के लेक्चर्स के अंदर हमने कवर करवा दिया है। तो डेली सिर्फ अगर तुम 1 घंटे का भी लेक्चर देखते हो, 90 डेज में, 3 महीने में, या आसानी 3.5-4 महीने में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और फिर आखिर 1 घंटा आपने पढ़ना है प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी। देखो,
मैं या मेरी जगह कोई और अल्लाह का फरिश्ता अगर आपको कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, सिर्फ ऑडियो वीडियो देखकर आपकी बात नहीं होगी, मतलब सिर्फ ऑडियो वीडियो देखकर आपका काम नहीं होगा। लाजिम है कि जो चीज़ आपने नए लेक्चर्स में पढ़ी, उसे आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसे आप खुद से सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, उसका होमवर्क ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसके असाइनमेंट ज़रूर अटेम्प्ट करें। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, होमवर्क क्वेश्चंस नहीं करोगे, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपके लिए चीज़ें समझना, अप्लाई करना, एग्जाम में अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो डेली बस एक प्रॉमिस कर लें अपने आप से कि यार मैंने 2.5 घंटे तो देने ही देने सब्जेक्ट को। आधा पौना घंटा मैं पुरानी चीज़ों को रिवाइज करूंगा, 1 घंटे में नया लेक्चर देखूंगा और आधा पौना घंटा मैं चीज़ों को जो मैंने पढ़ा है उनकी मैं प्रैक्टिस, उनका मैं रिवीजन, उनको मैं प्रैक्टिस से सेल्फ स्टडीज वगैरह, होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप चलते हो, इस तरीके से अगर चलते हो, तो टारगेट है कि हम कम से कम 1 मंथ बिफोर एग्जाम अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। ये 1 मंथ भी मैं सेफ साइड पे कह रहा हूँ। अगर आप 4 साढ़े 4 महीने लगाओ तो जनवरी के एंड तक, अगर कोई ऑफिशियंटली पढ़े तो वो दिसंबर के एंड तक कोर्स कंप्लीट कर सकता है। लेकिन चलो दिसंबर के एंड तक नहीं, जनवरी के मिड तक या मैक्सिमम जनवरी के एंड तक भी अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, तो भी आपके पास एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन का टाइम अवेलेबल होगा। मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम है, तो हमारे पास फरवरी का पूरा महीना अवेलेबल होगा, जिसमें हम चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर रहे होंगे, वर्कशॉप क्रैश कोर्सेज वगैरह अटेंड कर रहे होंगे, पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे। तो एटलीस्ट हमें टारगेट ये करना है कि हम जनवरी के एंड तक तो अपना कोर्स एनी हाउ कंप्लीट कर लें, उससे लेट गुजारा नहीं है। दिसंबर के एंड तक, जनवरी के मिड तक कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छी बात। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूं, मेरी कैफ वन की एक वॉल्यूम है जिसके अंदर इन सारे चैप्टर्स के नोट्स भी आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और आई कैप के पिछले 12-15 अटेम्प्ट के पास पेपर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सर मेरा एक पढ़ाने का पैटर्न ये है कि हम ऐसा नहीं करते कि पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको आई कैप के पेपर करवाएं, उसके बाद आपको आई कैप के पास पेपर के एग्जाम्स करवाएं। नहीं, हम हर चैप्टर के बाद उसके आई कैप के पास पेपर्स उस चैप्टर के साथ ही कवर करेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड कवर करते हैं, तो बोरिंग कॉस्ट के साथ ही उसके आई कैप के पास पेपर्स निपटा देंगे। दूसरा चैप्टर कवर करेंगे, उसके साथ ही उसके पास पेपर के क्वेश्चंस निपटा देंगे। यानी चैप्टर वाइज ही आपके पास पेपर्स कवर होते जाएंगे, और जब बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो कोर्स की कंप्लीशन के साथ साथ आप उसके पिछले 15 अटेम्प्ट के पास पेपर्स भी सॉल्व कर चुके होंगे। तो जो भी ये मेरी वॉल्यूम है कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसके अंदर नोट्स भी आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, समरीज भी आ रही हैं, और आई कैप के 12 से 15 अटेम्प्ट के टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ ये बुक परचेज कर लेते हो, आपको किसी एडिशनल स्टडी मटेरियल की, किसी एडिशनल पास पेपर्स की, किसी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस बुक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, आपको कोई एडिशनल पीस ऑफ पेपर भी खुद से नहीं देखना होगा, सब कुछ इस बुक के अंदर कवर्ड है। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि अगर आप आई कैप स्टडी टेक्स्ट बाय करना चाहते तो ना करें। अगर कोई स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए आई कैप की स्टडी टेक्स्ट बाय करना चाहता है, उसको देखना चाहता है, तो वो शौक से देखे, इसमें कोई बुराई, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई इस पे टाइम नहीं लगाना चाहता, सिर्फ मेरी वॉल्यूम्स को भी देखता है, दिस इज मोर देन इनफ कि आपका सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। पूरा कोर्स भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एडिशनल प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, और पास पेपर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आपको कुछ एडिशनल देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए आई कैप की स्टडी टेक्स्ट देखना चाहते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको देख सकते हो। अच्छा, ये बुक आप लोगों के साथ हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी, दोनों तरीके से शेयर की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी में तो फ्री में ही शेयर की जा रही होगी, आप सॉफ्ट कॉपी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में आपको इस बुक को, हार्ड कॉपी को आईक्यू के कैंपस से या डिलीवरी करवा के परचेज करना होगा। अदरवाइज जो भी मटेरियल है वो सॉफ्ट में तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, हार्ड कॉपी में अगर आप चाहें तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए फिर कैंपस से परचेज कर सकते हैं, डिलीवर करवा सकते हैं। सर बुक अवेलेबल है? नहीं, अभी बुक अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इस कोर्स के अंदर 4 चैप्टर्स आके अपने नए ऐड किए, तो अभी मैं बुक अपडेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये बुक अपडेट हो जाएगी, और जैसे ही बुक अपडेट हो जाएगी मैं आपको ग्रुप के ऊपर बता दूंगा, तो आप
इसकी हार्ड कॉपी परचेस कर सकते हो और सॉफ्ट कॉपी तो मैं ऑलरेडी आपके साथ ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। देन लेक्चर्स। लेक्चर्स इस दफा हम लाइव भी लेकर चलेंगे और स्मार्ट क्लासेस भी लेकर चलेंगे। यानी आपके कोर्स के ऊपर लाइव क्लासेस भी आ रही होंगी, जो हम जैसे हम ये लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो ये लाइव भी आप अटेंड कर सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी। और अगर आप स्मार्ट क्लासेस के फॉर्मेट पे पढ़ना चाहो तो स्मार्ट क्लासेस से भी ऑफिशियल वे में अपना कोर्स कवर कर सकते हो, या आपकी मर्जी है कि आपने लाइव पढ़ना है या स्मार्ट पढ़ना। ये जो लेक्चर्स और स्मार्ट क्लासेस हैं, ये आपके पास आईक्यू के पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। ये आपके पास आईक्यू के पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। मोस्ट लाइकली आप लोगों ने आईक्यू का पोर्टल देखा ही होगा कि हर चीज ऑर्गेनाइज वे में चैप्टर वाइज टैब आ रहे होते हैं हर चैप्टर के अंदर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आप लोगों ने, इससे ज्यादातर लोगों ने आईक्यू का पोर्टल देखा ही नहीं होगा, नहीं देखा होगा तो मैं पोर्टल का लिंक शेयर कर दूंगा। पोर्टल के ऊपर हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज वे में आ रही है। हर चैप्टर का अलग टैब, हर टैब के अंदर हर कॉन्सेप्ट, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन का अलग लेक्चर, ताकि कोई भी चीज आपको ढूंढनी है, कोई भी चीज आपको लोकेट करनी है, तो आपको लंबे लंबे 2-2 घंटे के लेक्चर्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर चीज का कॉन्सेप्ट, हर चीज का प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से बाय नेम लेक्चर प्रेजेंट हो रहा हो। देन सर, हमारी जो क्यूरीज होंगी, हमारी जो कन्फ्यूजन होंगी, वो हम कैसे एड्रेस करेंगे? सर इसके दो तरीके हैं। नंबर वन, जो क्यूरीज, जो सवाल हमारे लाइव क्लासेस में अराइज होंगे वो तो हम देन एंड देयर लाइव क्लासेस में ही आंसर कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो कि पब्लिक ग्रुप नहीं है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट का है, जहाँ पे मैं और मेरे टीम मेंबर सर असर, सर मुबशर आपको जवाब दे रहे होंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो लाइव क्लासेस में ही आपके सवाल आ रहे होंगे, तो आप मुझसे देन एंड देयर चैट में पूछ लेंगे। और सेल्फ प्रैक्टिस करते वक्त, रिवीजन करते वक्त, स्टडीज करते वक्त जब आपके जहन में अगर कोई नया सवाल आता है, तो फिर वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे टीम मेंबर से पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। और चौथी चीज जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई, कि हम हर टॉपिक के बाद, हर चैप्टर के बाद एक तो टॉपिक वाइज मॉक कंडक्ट करेंगे। फिर जब आपका कोर्स तकरीबन 40-50% कंप्लीट हो जाएगा तो एक हाफ ईयरली मॉक कंडक्ट होगा। और जब आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एग्जाम से 1 महीने पहले, तब आपका एक फाइनल, फुल एंड फाइनल मॉक भी कंडक्ट किया जाएगा। ये वो सारी चीजें जो कि आईक्यू की तरफ से आपको एक तरीके से असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की जा रही होगी। तो आई होप कि मैंने अपने पार्ट पे तो ज्यादातर बातें ऑलरेडी कवर करने की कोशिश की हैं। और अब सवाल है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। आप लोगों ने चैट बॉक्स में आई गेस कि ऑलरेडी बहुत सारे सवाल तो पूछे होंगे, लेकिन स्टिल हमने जो डिस्कशन की, इसमें अगर आपके मजीद सवाल आते हैं वो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितने हमारे पास अवेलेबल टाइम में मैं चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करूंगा, कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूंगा। अदरवाइज अगर आपका कोई भी और मजीद सवाल हो जो कि आपके जहन में अभी नहीं आ रहा, बाद में कभी आता है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 03172749 049। अच्छा, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, इस पे आप नॉर्मल मैसेज या टेक्स्ट करेंगे तो वो मुझे रिसीव नहीं होगा। और व्हाट्सएप पे काइंडली वॉइस नोट मत भेजिएगा, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। तो जो भी आपकी क्यूरी हो आज के सेशन से पर्टेनिंग, सब्जेक्ट से पर्टेनिंग, कुछ और मसले मसाइल हो ओवरऑल सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करूंगा। तो मैं चलता हूँ चैट बॉक्स की तरफ, जो आपके अभी सवाल वगैरह उनको थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये जो नए टॉपिक्स हमारे कोर्स में ऐड हुए हैं, क्या इन्होंने पेपर मुश्किल कर दिया है या पेपर आसान कर दिया है? डेफिनेटली इन्होंने पेपर आपका मुश्किल कर दिया है। देखो, ये वो एरियाज हैं जो पुरानी स्कीम में FAR 2 में पढ़ाए जाते थे, अब इसको FAR कैफ 1 का पार्ट बना दिया गया। तो ऑब्वियसली जब ग्रुप बी के सब्जेक्ट के 2-3 चैप्टर्स अगर नीचे आ रहे हैं, तो आपका कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और ये वाला जो चैप्टर है जो आईकेप ने पहले डिलीट कर दिया था, दोबारा कोर्स के अंदर ऐड किया है, ये भी एक मुश्किल चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर नहीं, एक तगड़ा चैप्टर है। तो डेफिनेटली इन 4 चैप्टर्स की एडिशन की वजह से आपका कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। अब्दुल रहमान तारिक 100%।
स्मार्ट क्लासेस में आपका कोर्स 100% कवर होगा, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी, पेपर भी आराम से पास हो जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरिट सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। दानियाल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स आर इंटरनेशनली ऑब्सोलीट, लेकिन इंटरनेशनली ही तो चीज़ें हैक होती हैं, चीज़ें क्रैक होती है, वायरसेस आते हैं, डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना। तो इसी वजह से इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है कि इस माहौल में भी जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह है, लेकिन व्हाट इफ हमारा डाटा हैक हो जाए, हमारा डाटा चोरी हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। जी नायाब बिल्कुल, इंटेंजिबल और एग्रीकल्चर पहले FAR 2 का पार्ट था, अभी से कैफ 1 का पार्ट बना दिया। एक्स वाई से लिमिटेड करेक्शन ऑफ एरर को मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया कि जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ोगे तो मोर और लेस, और ये जो IS 8 के अंदर एरर है तो वहां पे आप एरर वैसे ही कवर कर रहे होते हो, वो पहले सेपरेट चैप्टर था, लेकिन एक्चुअली एरर आप अभी भी यहाँ कवर करोगे कि एरर की रेक्टिफिकेशन कैसे होगी। अब्दुल रहमान, लाजमी मैं स्मार्ट क्लासेस रिकमेंड करता हूँ, रीजन बीन कि जो चीज़ें लाइव क्लासेस में 120-130 आवर्स में कवर हो रही होगी, स्मार्ट क्लासेस में वही चीज़ बहुत एफिशिएंट वे में 90 आवर्स में कवर हो जाएगी। साथ साथ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको मेरे टाइम के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जब टाइम अवेलेबल है आप उनसे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और पास्ट की जो पिछली 4-5 अटैम्प्ट गुजरी है उसका हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि स्मार्ट क्लासेस ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। फीस वगैरह के हवाले से आपको एडमिन ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। फाइक जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनकी भी स्मार्ट क्लासेस में रिकॉर्ड करके आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड करूंगा, जैसे जैसे हमारा कोर्स चलता जाएगा लाइव क्लासेस के साथ साथ उनकी भी स्मार्ट क्लासेस में रिकॉर्ड करके पोर्टल पे अपलोड करूंगा। या सिर्फ उनकी स्मार्ट क्लासेस भी होंगी पुराने टॉपिक्स की, और साथ साथ हमारी लाइव क्लास भी कंडक्ट हो रही होगी। बस मीर तो आप स्मार्ट प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और अब आपके पास डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अजबा, आपको स्मार्ट क्लासेस लाइव क्लासेस का अलग अलग बैच परचेस नहीं करना, आप एक ही जो बैच परचेस करोगे उसमें आपके पास स्मार्ट क्लासेस भी होंगी, हमारी जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। जिलेना FAR 2 में IS 38 लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, IS 41 शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। जी रुखसार, बिल्कुल आप IS 23 IS 16 वगैरह भी कवर कर सकते हो, जो पुरानी स्कीम में था वही नई स्कीम में है, ये वाले चैप्टर्स जो सिर्फ 4 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए ना वो नए ऐड हुए, पुराने चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है। जी खिजर बिल्कुल। सफल हफ्ते में 3 से 4 हमारी क्लासेस हो रही होंगी। नहीं खिजर, ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट्स पास होंगे तो ग्रुप बी के सब्जेक्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप में आपका बिजनेस लॉ कंपनी लॉ में से कोई एक भी पास है तो भी फिर आप ग्रुप बी के पेपर दे सकते हो। एक्सप्रेस लिमिटेड IS 1 लॉन्ग शॉट दोनों में पूछा जा सकता है, जनरली इसकी वेटेज या इसकी जो बनती है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में बनती है, क्योंकि IS 1 पे जब सवाल आता है तो वो 12-15 मार्क्स से ज्यादा का आता है। जी लगभग कुछ 3-4 लाइव क्लासेस तो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है 3-4 क्लासेस के बाद जो है ना फिर उसका लिंक पब्लिकली शेयर नहीं होगा। जी अब्दुल रहमान बिल्कुल, अगर एक देखिए सिर्फ लेक्चर्स अगर आप 1 घंटे से ज्यादा की कवर कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, रिवाइज नहीं करते तो फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस भी साथ साथ ज्यादा कर रहे हैं, रिवाइज भी चीजों को ज्यादा कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं 2.5 महीने में कोर्स कवर कर लूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं रिकमेंड ही करूंगा। चलिए सर, आई गेस कि मैंने ज्यादातर सवालों के तो जवाब देने की कोशिश की है और दे भी दिए हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन वगैरह के हवाले से कुछ लोगों ने सवाल पूछे, तो काइंडली वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे टेक्स्ट मैसेज कर दें, वहाँ पे मैं ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकूँ। अभी
पब्लिक एट लार्ज में मैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात करूं तो आई गेस बाकियों का टाइम इसमें वेस्ट होगा। सैफुल्ला एक हैंड ऑन कोर्स अभी दे दो, एक मार्च में एक मार्च के बाद दे देना। दो हैंड ऑन कोर्सेस है ना, तो एक अभी दे दिया, एक अगली अटेम्प्ट में दे दिया। फर्स्ट क्लास, हमारी फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल या परसों कंडक्ट होगी। अकॉर्डिंगली जो भी क्लासेस की टाइमिंग वगैरह होंगे वो आपको ग्रुप पे ही शेयर हो जाएगा। और आईक्यू के फेसबुक पेज से आपको कैफ मार्च 26 के ग्रुप का या कैफ 1 के ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। दिस वर पब्लिक ग्रुप, तो वहाँ पे सारी क्लासेस की अनाउंसमेंट वगैरह आती रहती है। और जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी क्लासेस की अनाउंसमेंट वगैरह आती रहती है, तो वहाँ पे आप देख के क्लासेस को ट्रैक कर सकते हैं। वंस से हमारा थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा तो फिर मैं आपके साथ प्रॉपर शेड्यूल और टाइमिंग्स वगैरह शेयर कर दूंगा। नंबर मेरा आपके सामने आ रहा है, कोई क्वेरीज अगर मेरे से इग्नोर हो गई हो, मिस हो गई हो, तो माजरत उसके लिए, लेकिन आप अपनी क्वेरी व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज में मुझे पूछ लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उसको आंसर कर दूंगा। चले जी, आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।